जब इसकी आंखें खुली तो इसने खुद को हॉस्पिटल के बेड पर पाया। धुंध छटी और आंखें देखने के काबिल हुई। इसने इधर उधर नजर दौड़ाई तो वहाज कहीं नजर न आया। साथ ही इसके जहन में धमाका हुआ और वहाज का खून आरुद वजूद याद आया। वो झटके से उठी तो पूरे जिस्म में दर्द की लहरें सरायत कर गई। इसने अपने हाथ की तरफ देखा तो ड्रिप लगे हाथ से खून बह रहा था, जबकि दूसरे हाथ भी पट्टियों में जिगड़ा था। इसने बमुश्किल अपनी ड्रिप खींची। अंदर दाखिल होते नर्स उसके वालिद इसकी हालत देखकर इसकी तरफ लग के, विश ये क्या कर रही हो बेटा? बाबा वहाज वहाज बाबा वहाज कहाँ है? इसने लड़खड़ाते लहजे में पूछा। नर्स इसे दोबारा लिटाने की कोशिश करने लगी, मगर वो इसका हाथ झटकने लगी। बेटा तुम लेट जाओ, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। नहीं, मुझे वजी से मिलना है। मुझे सपटाने लगी। इसकी जिद पर उन्होंने हथियार डाल दिया और नर्स की मदद से इसे ऑपरेशन थिएटर के बाहर ले गए, जहाँ अंदर वाज पट्टियों में झगड़ा था। बाहर इसके ताया ताई भी रो रहे थे, जबकि इसके भाई भाभियाँ और अम्मी भी इन्हें दिलासा दे रहे थे। इसके वहाँ आने पर सब इसकी निगाह इस पर ठहर गई। वह मुश्किल ऑपरेशन थिएटर के नजदीक दरवाजे के पास पहुंची। दरवाजे में लगे छोटे शीशे से वहाज को देखने लगी। विश सोच रही थी कि कब कौन सा फैसला जिंदगी का कौन सा नया मोड़ ले और उन खूबसूरत पलों को यादों में बदल दे। ये कोई नहीं जानता था और यही उसके साथ हुआ था। विश का दिल वहाज को इस हालत में देखकर किरची किरची हो रहा था। वो दिल ही दिल में वहाज से मुखातिब हुई। तुम तो मेरे साथ में वादियों से गुजर रहे थे ना, ना किसी बेखौफ प्रिंस की तरह जो हमें खुशियों की तरह ले जाए की तरफ ले जाए। फिर कहाँ है वो वादी, कहाँ गए वो परिंदे? हम तो साथ जीना चाहते थे ना। याद है तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे? कभी नहीं, कभी भी नहीं। तो फिर इतना सोचते हुए स्लिप करती फूट फूट कर रो दी। वजी वजी विश शीशे के पार उस वजिद को पुकारने लगी कि शायद उसकी पुकार सुनकर दौड़ा चला है, जिसे पहले आता था। फिक्र मत करो बेटा, वो ठीक हो जाएगा। इसके बाप ने इसके सर पर हाथ रखकर दिलासा देते कहा। वहाज मेरा बच्चा, वहाज। इसकी ताई भी अपने लख्त जिगर के लिए रो रही थी। दफ्तर डॉक्टर बाहर आते सब इसकी तरफ लपके, आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? डॉक्टर ने इनको जमगट्टा लगाए देखा तो नागवारी से पूछा, डॉक्टर अंदर मेरा बेटा है, कैसा है वो? ताया ने कपकपाते लहजे में पूछा। डॉक्टर ने अफसोस से इन्हें देखा। पेशेंट की हालत बहुत क्रिटिकल है, इनके दिमाग पर गहरी चोट लगी है। मुझे नहीं लगता वो सर्वाइव कर पाएंगे। मैं आपको कुछ झूठी तसल्ली नहीं देना चाहता। इनकी बात पर सब रोने लगे। विश आकर खड़ी इन्हें देख रही थी। इनके पास टाइम कम है, इन्हें होश आ चुका है और आप में से किसी विश से मिलना चाहते हैं। मैं हूँ विश। इसने इसने जल्दी से कपकपाते लहजे में कहा। आप चले अंदर सब, और आप सब यहीं रुके। पेशेंट की हालत को मद्देनजर रखते हुए ज़्यादा लोगों को अंदर जाने की परमिशन नहीं। डॉक्टर ने इन सबको अंदर की तरफ बढ़ते देखकर कहा। विश अंदर आए तो वहाश को करीब से पट्टियों में झगड़ा देखकर इसका दिल 100 टुकड़ों में बना बैठा था। वहाज वो दौड़कर सीने से जा लगी। अपनी रूह को नज़दीक पाकर वहाज के वजह में हलचल हुई। इसकी पलकों में जंबिश हुई और उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते विश को अपने सीने से लगे पाया। इतनी दर्द के बावजूद भी वो मुस्कुरा दिया। विश इसकी हल्की सी सरगोशी सुनकर वह सर उठाकर इसे अपनी भीगी आंखों से देखने लगी। रो मत, तुम्हें पता है ना ये आंसू सीधा मेरे दिल पे पड़ते हैं। कमजोर सा बंदा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। इसकी बात पर वो जोरों से रो दी। आंसू बेमौल होते हैं इसके चेहरे पर बिखरते चले गए। तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, इसने आहिस्ता आहिस्ता कहना शुरू किया। तुम्हारे साथ हर गुजरा हर पल मेरे लिए अब हयात है। इस एक महीने में लगता है मैंने पूरी ज़िंदगी जी ली हो। इतनी खुशी मुझे कभी महसूस नहीं जितनी तुम्हारे साथ इन पलों को गुजार कर हुई है। इसने बहुत मुश्किल से सांस भरी, क्योंकि अभी से सांस लेने में तकलीफ होती, मगर इसे बोलना था। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा विश, कभी भी नहीं। मैं अपनी हालत अच्छी तरह से जानता हूँ, ज़्यादा देर जी नहीं पाऊंगा। इसकी बात पर विश ने तड़प इसके मुँह पर हाथ रखा और सर नफ़ी में हिलाने लगी। अल्फाज तो जैसे कहीं खो गए थे। नहीं, मुझे बोलने दो, आज मुझे बोलना है। आज नहीं बोल तो कभी नहीं बोल पाऊंगा। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। मुझे पता है तुम मेरा मान कभी नहीं तोड़ोगी। कभी सोचा नहीं था कि खुशी के ये पल इतनी जल्दी गुजर जाएंगे, मगर मैं चाहता हूँ कि आने वाली ज़िंदगी में कभी तुम मेरी यादों को अपनी खुशियों के दरमियान न आने दोगी। वादा करो मुझसे। विश इसकी बातों का मतलब समझ नाफी में सर हिलाने लगी। कभी नहीं, मैं कभी तुम्हें नहीं बुला सकती, ना ही मैं कभी तुम छोड़कर जाऊंगी, ना तुम्हें जाने दूंगी। इसने इसका बाजू पकड़कर बिलब लग कर रोते कहा, जिसे इसकी हिचकियां बन गई। तुम झूठे हो, तुमने मुझसे झूठ बोला कि कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगे, मगर आप वादा खिलाफी कर रहे हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कुछ कर गुजरूंगी, माफ़ नहीं करूंगी। वह दुख से नफी में सर हिलाने लगा। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। मेरी विश इतनी कमज़ोर नहीं हो सकती। वादा करो मुझसे कि मुझे बुलाकर ज़िंदगी में आगे बढ़ोगी। ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है और मेरी खुशी भी। वो हँसने लगा। आँखों से ये कहते इसका दिल हज़ार टुकड़ों में बाँटा था। वो जानता था विश वो विश नहीं रहेगी जो इसके साथ कभी हुआ करती थी। वो पूरा बदल जाएगी, मगर वो इसको कमज़ोर लाचार नहीं छोड़ सकता था अपने जाने के बाद भी। और मरते हुए बंदे की तो आखिरी ख्वाहिश पूरी करनी चाहिए ना। वो नहीं जानता था कि वो अपनी सफाक लफ्ज़ों से इसकी जान निकाल रहा है। इसकी सांसें उखड़ने लगी तो वो डॉक्टर को बुलाने चल जाने लगी, मगर इसने विश का हाथ ज़ोर से पकड़ लिया और बोला, वादा करो मुझसे कि मुझे हमेशा अच्छी यादों में याद रखोगी, मगर ज़िंदगी में आगे बढ़ोगी। अगर खुदा ने चाहा तो इस जहाँ में फिर से मुलाकात ज़रूर होगी। वो आज ने ज़ख्मी लहजे में कहते हुए आखिरी दफ़ा इसे अपनी आंखों में बसाया। आखिरी हिचकी लेते ही वो इससे दारे फ़ानी से कूच कर गया। इसका सर हाथ अब भी विश के हाथ में था।
विश इसके हाथों पे सर रख के शिद्दत से रो दी। इसकी चीख व पुकार सुनकर सब दौड़ चले आए, मगर आगे का मंजर देखकर इन सब के सरों पे छत पर आ गिरी। वो इन सब के जिगर का टुकड़ा इन्हें हमेशा के लिए छोड़कर जा चुका था और फिर वहाँ न रुकने वाली आह व पुकार का सिलसिला जारी हो चुका था। ज़िंदगी में 3 मौके आए, सब में जब इसको लगा वो ज़िंदा नहीं रह पाएगी। पहला तब जब वहाज की मैयत उठाई जा रही थी और ये बर्दाश्त ना करते हुए बेहोश से बेगाना हो चुकी थी, मगर वो बच गई। और फिर तब जब इसके ताई ने इसे मनुष्य कह के घर से निकाल दिया कि वो वहाज को खा गई। विश का शिद्दत से मरने का दिल किया, मगर वो ज़िंदा लाश बनी रही। आखिरी मर्दा तब जब इसके वालिदैन इसके गम को सीने से लगा एक एक्सीडेंट में वफ़ात पा गए। अब तो लगता था कि वो इतनी बुरी है कि मौत भी इसे कबूल नहीं करती। विश ने सर झटका तो माजी से हाल में लौटी और अपने आप को ब्राइडल रूम में बैठा पाया, जहाँ मौलवी साहब इसके निकाह के बोल पढ़वा रहे थे। शाह साहब ने सोचा था कि वो रायमा के बाद किसी लड़की से शादी नहीं करेंगे। मोहब्बत के रूम में जो वो लालची लड़की से धोखा देती आई थी, इसने शाह को तोड़ के रख दिया था। इसने इसे औरत ज़ात से नफरत हुई चली थी, जो अंदर से चलाक और बाहर से भोलपन का लिबादा उड़े रहती थी। इस लड़की ने तो अपने 4 साल के बच्चे की परवाह भी नहीं की थी। शाह ने सोच लिया था कि वो अपने बच्चों के लिए अकेला ही काफ़ी है, कोई दूसरा कभी इसके बच्चे को प्यार नहीं दे पाएगा जो वो देता है। मगर इसकी ये गलतफ़हमी तब दूर हुई जब इसने बच्चों को माँ के लिए रोते देखा और उनकी महरूमियत का शाह का दिल चीर गई। इसने जो अपने आप से कभी शादी न करने का वादा किया था, आज अपने बच्चों के मुस्तकबिल और ख्वाहिश के लिए तोड़ दिया और आपा की बताई हुई लड़की से शादी करने लगा था। मगर इसने सोच लिया था कि वो शायद मोहब्बत जैसी गलती दोबारा ना करेगा, बल्कि इस लड़की को भी अपने सेकू से दूर रखेगा, क्योंकि वो शादी सिर्फ अपने बच्चों के लिए कर रहा था। मौलवी साहब की आवाज़ से वो हाल में लौटा। दाऊद शाह वल्द अकरम शाह के आपको महरविश वल्द आगा खान से सिक्का दर्राजुल वक्त 20 लाख के औसत नका कबूल है। जी कबूल है। इसने कड़वा कूट पेकर 3 दफ़ा कबूल है बोल दिया और एक अनजान लड़की को अपनी ज़िंदगी का साथी बना लिया, मगर सिर्फ़ बज़ाहिर। मौलवी साहब की आवाज़ ने इसे हाल में लापटका और महरोश वल्द आगा खान क्या आपको दाऊद शाह वल्द अकरम शाह से सिक्का राजो वक्त 20 लाख के औसत का कबूल है। इसकी भतराई आंखों में हलचल हुई, बेसख्ता ही इसकी आंखें आंसू से भरने लगी। भाभी ने इसके कंधे पर दबाव डाल के इसे वार्निंग दी, तो वो ना चाहते हुए 3 दफ़ा कबूल है के बोल कर अपनी ज़िंदगी किसी और के नाम कर गई। पहली दफ़ा इसका दिल इस रिश्ते के साथ बंधा था और आज दूसरी मर्तबा बस इसके मुर्दा एहसासात थे। इसकी रुखसती कब हुई, कैसे हुई, इसे कोई होश नहीं था। इसके कब कमरे में पहुँचाया गया, इसे वो भी लाइल्म था। चौंकी तो तब जब इसका नाम शाह और अंदर आया। बदतमीज़ी की तमाम हदें पार करते हुए खींचकर बेड से नीचे उतरा तो वो भौंकला कर उठी। ये क्या बदतमीज़ी है? इसके बेरहम सलूक पर इसने बोलना ज़रूरी समझा। मेरी शादी आपसे सिर्फ बच्चों के लिए हुई है, सो बेहतर है आप यहीं तक महदूद रहे। मेरे करीब आने की कोशिश करना बेकार है। दाऊद शाह ने गुस्से से इसको इसकी जगह पावर करवाते कहा। इतनी तौहीन पर पहले वाली महरविश ने सर उठाया था और तमाम लिहाज पर बुलाए रख के बोली, ये बात मुझे आप आराम से भी कह सकते थे, मैं चली जाती कमरे से, मगर आपने तो अपनी तरबियत दिखा दी ना, और आपको ये खुशफहमी क्यों लाक है कि मैं आपके करीब आना चाहूँगी। कहीं के प्रिंस चार्ल्स हैं आप ना, तो मुझे आपसे कोई गर्ज है ही नहीं आपके पास आने से। मैं खुद आपके पास आना पसंद नहीं करती। वो बोली तो एक बार ही बोलती चली गई। दाऊद शाह ने इसे होमवर्क की तरह देखने लगा। कहाँ लड़कियाँ इसके सामने बात करने से पहले 100 दफ़ा सोचती थी, और ये लड़की कैसे 2 मिनट में इसकी बेइज़्ज़ती कर गई थी। और ना सिर्फ़ इसे तरबियत का ताना दिया, बल्कि इसकी खूबसूरती जैसे पूरी बिज़नेस इंडस्ट्री सराहती थी। जबकि लड़कियाँ मरती थीं, इस पर वही खूबसूरती इसके लिए कोई मायने ही नहीं रखती थी। इससे पहले कि वो इसे कुछ कहता, वो तन-फ़न करती, दरवाज़े धाड़ से बंद करती चली गई, जबकि अपनी बेइज़्ज़ती को याद करता कलस कर रह गया। कहाँ देखी थी इसने ऐसी लड़की, वैसी लड़की की टक्कर दी है। दिल में ख़्याल आया पर दिमाग ने फ़ौरन सर्जिश की। वो अपना भारी कमदार लहंगा उठाती बामुश्किल चलते हुए कमरे से बाहर निकली और इधर-उधर देखा कोई इसे देख न ले, मगर वो इस बड़े कमरे में कमरा कहाँ ढूँढेगी, इस सोच ने इसे परेशान कर दिया। ये मुश्किल भी जल्दी दूर हो गई जब रज़िया इस घर की कामवाली से इसे हैरत से देखते इसके पास चली आई। बीबी जी आप यहाँ, मुझे रहने के लिए गेस्ट रूम चाहिए और मेरा बैग जिसमें मेरे कपड़े थे। इसने सपाट लहजे में कहा था, तो इसने फ़ौरन इस बात में सर हिलाया और इसे गेस्ट रूम ले गई। वहीं इसका लाया हुआ कपड़ों का बैग भी था। बीबी जी मैं किचन में मैं बच्चे के लिए दूध गर्म कर रही हूँ, कुछ चाहिए हो तो बुला लीजिएगा। इसके जाते ही वो एक सादा सा सूट निकाल कर वॉशरूम में घुस गई ताकि फ्रेश हो सके। ठंडे पानी ने इसको असाब पे अच्छा सा डाला था। वो वॉशरूम से बाहर है तो तमाम झंझटों से पाक थी। लंबे गीले बाल पुष्प पर बिखरे थे। इसने टाइम देखा तो रात के 10 बज रहे थे। जब ये अचानक इसे भूख का एहसास हुआ, फिर नए घर का ख्याल करते वो खाने का इरादा तर्क करती बेड पर बैठ गई, मगर फिर वही पुरानी विश ने अंदर सर उठाया तो तमाम शर्म साइड पर रखा किचन ढूंढने निकल पड़ी। वासना से काफ़ी बदल दिया था इसकी संगत में, और वो और भी मजबूत और निडर हो गई थी, मगर भाभी ने इस पे झूठी
झूठे इल्ज़ाम लगाकर अपने ही भाइयों की नज़रों में गिरा दिया था और जब अपनों ने इस पर यकीन नहीं किया तो इसने भी इन्हें अपने पे यकीन दिलाना ज़रूरी ना समझा। और वैसे भी इधर कौन-सा इसकी भाभियाँ थी जो इसे खाने से मना करती, ये इसका अपना घर था। कुछ ही देर में किचन ढूँढने के वो लज़ीज़ खाने से लुत्फ़अंदाज़ हो रही थी। खाना खाने के बाद इसका दिमाग तेज़ी से चलने लगा और वो आने वाले वक़्त के लिए खुद को तैयार करने लगी। इसने सोच लिया था कि अगर इसका शौहर इसकी इज़्ज़त करेगा तो वो इसकी इज़्ज़त करेगी, नहीं तो वो कौन और मैं कौन। विश खुद पर गौर करती तो जानती थी कि इसके जबी का खौल चटक गया था जो आज की मौत के बाद इसकी ज़ात पर चढ़ा था। वो इस आलीशान जैसे मॉल में घूमकर खाना हज़म करने लगी। जब एक कमरे के पास से गुज़रते इससे बच्चे की आवाज़ आई। बड़ी भाभी ने इसे दाऊद शाह के 2 बच्चों के मुतालिक बताया था। वो अलग बात थी कि शादी वाले दिन ही बताया था, मगर महरविश को इससे कोई ग़र्ज़ न थी। इन बच्चों की माँ के चले जाने का सुनकर उसको दुःख हुआ था। जब ही इसने सोचा क्यों ना बच्चों से मिल लिया जाए। वो अंदर गई तो दोनों बच्चे इसे देखकर चौंके, जबकि वो खुद इन दोनों बच्चों को देखकर हैरतज़दा हो गई थी। महरविश ने अयान और रेयान को इन दोनों बच्चों की जगह देखा तो खुश होने के साथ-साथ हैरान भी हुई। खुशी इस बड़े घर में किसी अपने के मिलने की थी, जबकि हैरत इन दोनों को यहाँ देखकर किस्मत के हसीन इत्तेफ़ाक पर हुई थी। मगर वो ये नहीं जानती थी कि इत्तेफ़ाक कब और इन दोनों बच्चों की कारस्तानी ज़्यादा थी। अयान और रेयान मम्मा कहते इसके टाँगों से आ लिपटे तो इसने झुककर दोनों को खुशी से गले लगाया। तुम दोनों यहाँ, इसने इन दोनों को अपने से अलग-अलग करके कहा। आपकी शादी हमारे बाबा से हुई है, अब आप हमारी मम्मा हैं। रेयान ने कहा, अब हम आपको कहीं जाने नहीं देंगे। रिज़वान ने अयान ने इसकी बाहों का घेरा डालते बनाते लाड से कहा तो उनकी मोहब्बत पर नम आँखों से हँसी। अल्लाह ने इसे तनाई दूर करने के लिए इन दो नन्हे फरिश्तों को भेज दिया था। पूरी रात वो दोनों इससे चुपके रहे और इससे ढेर सारी बातें करते रहे, जिनमें ज़्यादातर इसकी तारीफ़ें, इनकी मासूम ख्वाहिशें और महरूमियत थी, जिन्हें सुनकर विश का दिल ही हौल गया था। वो मासूम बच्चे और माँ के प्यार के लिए कितना तरसे हुए थे। इसने खुद से दिल में वादा किया था कि वो उनकी तमाम ख्वाहिशात जो उन्होंने माँ को लेकर देखी है, इन्हें पूरा करेगी और अपनी बेपनाह मोहब्बत से इनकी ज़िंदगी की इस ख़ला को पूरा कर देगी। सुबह जब दाऊद शाह नीचे नाश्ते की मेज़ पर आया तो ये देखकर इसे हैरत का शदीद झटका लगा कि रेयान बड़े लाड से महरविश की गोद में बैठे इसके हाथ से नाश्ता कर रहा था, जबकि विश साथ-साथ अयान को भी निवाले बनाकर खिला रही थी, जो वो बहुत शौक से खा रहा था। दाऊद तो ये मंज़र देखकर दंग ही रह गया था। शायद ही इसके बच्चे कभी इसकी गोद में बैठे हों या इससे यूँ फ्री होकर बात की हो, मगर विश से यूँ फ्रैंक हुआ वो देखकर इसे शदीद जेलसी हुई। मगर वो शायद ये भूल गया था, बच्चे तो होते ही प्यार के बुके, जहाँ प्यार मिले इसी के होकर रह जाते हैं। वो नाश्ते की मेज़ पर आकर बैठे तो सब खामोश हो गए। आपा भी खामोशी से माँ और बच्चों का मोहब्बत भरा मुज़ाहरा देख रही थी और आँखों ही आँखों में शाया को ये जता रही थी कि उन्होंने कितना सही फ़ैसला किया है। जबकि शाया इनके इशारों को नज़रअंदाज किए नाश्ते में मगन था, क्योंकि इसके नज़दीक विश बच्चे से प्यार का दिखावा कर रही थी। भला कभी सौतेली माँ भी गैर बच्चों पर यूँ मोहब्बत निछावर करती है? इसने तनफ़्फ़ुर से सोचते हुए सर झटका। दिन गुज़रते चले गए। आप अभी घर जा चुकी थी, जबकि इनकी शादी को 1 माह गुज़र चुका था। इनका रवैया पहले दिन जैसे ही था, जबकि बच्चे दाऊद शाह से ज़्यादा महरविश से अटैच हो गए थे। कभी महर से अपनी कोई ख्वाहिश पूरी करवाते तो कभी कोई, वो भी माथे पर एक शकन लाए बगैर इनकी हर फ़रमाइश आँखों पर रखती। दाऊद शाह अक्सर इसकी मोहब्बत पे हैरान होता था, क्योंकि अब तक इसने विश की नीयत में कोई खोट नहीं देखी थी। आज वो घर पहुँचा था, मामूल से हटकर घर में खामोशी थी। वो कुछ हैरान हुआ, क्योंकि जब से महरविश इस घर में आई थी, घर की वीरानी कहीं खो गई थी। वो जब भी ऑफिस से लौटता लौटता तो बच्चों को लाउंज में विश के साथ कभी खेलते हुए कभी पढ़ाते हुए पाता। आज खामोशी के बाद इसका हैरान होना बनता भी था। वो कमरे में गया, बैग रखा और बच्चों की खबर बात में लेने का सोचकर वॉशरूम फ्रेश होने घुस गया। जो ही वो फ्रेश होकर बाहर निकला तो महरविश को लाल रंग के लाल फ्रॉक में नक्शे से तैयार हुआ हुआ पाया, जो इसके प्रेस कपड़े अलमारी में टाँग रही थी। 2 मिनट के लिए वो तो इसकी खूबसूरती में खो गया। मुकम्मल हसीन सरापा और ऊपर से लाल रंग ने इसको 4 चाँद लगा दिए थे। शायद इसी लाल रंग किसी पर इतना अच्छा लगा हो जितना महरविश पर लगा था। वो खटके की आवाज़ से पलटी तो वो भी होश में आते खुद को मलामत करने लगा, जबकि वो अब तक इसका अच्छी तरह जायज़ा ले चुका था। महर चलती हुई इसकी तरफ आई और मुस्कुराती हुई इससे पहले कि वो चाहती, दाऊद ने इसमें तंज के तीर चलाए। वेरी गुड, तुम अपनी मासूमियत का चौला तो इतनी जल्दी उतार फेंकोगी, मैंने सोचा भी ना था। क्या मतलब है आपकी इस बात का? महर जो इसे खुशी की बात बताने लगी थी, चुटकी और नासमझी से इसे देखते हुए नागवारी से पूछा। यकीनन इसे ये बात बुरी लगी थी, मतलब बहुत जल्द समझ में आ जाएगा। वैसे क्या प्लान बनाया ना तुमने? मैं तो कायल हो गया। पहले बच्चों को अपने करीब किया, फिर आहिस्ता-आहिस्ता मेरे सारे काम करने लगे। अब बन-ठन कर फुल तैयारी के साथ मेरे कमरे में मुझे इम्प्रेस करने पहुँच गई। आई एम शॉक्ड। भाई बहुत जल्दी नहीं मुट्ठी में कर लिया सब कुछ। तुमने सोचा होगा बच्चों की तरह मैं भी तुम्हारी खूबसूरती के जाल में फँस जाऊँगा और तुम्हारे इशारों पर नाचूँगा।
दाऊदशाह ने इसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए इसके इर्द-गिर्द घूमते हुए कहा, "मेहर का इतने बड़े इल्ज़ाम पर दिमाग से करा गया और वो शख़्स इसे क्या समझता था?" एकदम गुस्से से ने इसे अपनी लपेट में लिया, इसकी नसें उभरने लगी। वह हाजी जानता था इसका गुस्सा कितना सख्त है और इसे कंट्रोल करना भी वही जानता था। मगर अफ़सोस इस वक़्त वो यहाँ था ही नहीं और जो इसे पुरसुकून करता, वो होता तो शायद वो भी यहाँ ना होती। सारी बात होने की थी ही तो थी, वो होता तब ना। इससे पहले कि दाऊद इस पर कोई और इल्ज़ाम लगाता, वो बोली नहीं, फिनकारी थी, "बस, बस, बहुत हो गया मिस्टर दाऊद शाह।" वो इसके अंदाज़ पे टिटका था, "आपने कैसे सोच लिया कि मेरे बच्चे से मोहब्बत एक दिखावा है? मेरी इनसे मोहब्बत आप जैसे लोग क्या जाने जिन्हें मोहब्बत के मीम तक का ना पता हो।" इसने तंज पे सर झटकते कहा तो वो सीखा हुआ, "1 मिनट अभी मेरी बात ख़त्म नहीं हुई। आपको किसने कहा कि मैं इतना तैयार होकर आपको रिझाने आई हूँ? क्या आप एक संगदिल इंसान हैं जो खुद पर नाज़ करते नहीं थकता? आपने सोचा कभी कि कैसे मैंने आप अपने हुस्न को तैयार बना के आपको रिझाऊँगी? आई एम अ वाइफ नॉट अ ब्लडी प्रोस्टिट्यूट।" इसके गुस्से पर वो भी शिशिर रह गया, "अगर आप दुनिया के आखिरी आदमी भी होते तो महरवेश कभी भी आपकी गुर्बत में पैर थुकती भी नहीं।" इसकी बात ने दाऊदशाह को सर से पैर तक जला के रख दिया। यूँ वो गुस्से से दहाड़ा, "यू शट अप!" विश ने इसकी बात काट दी, "आपने समझ क्या रखा है औरज़ात को? आप इस पर तंज के तीर चलाते रहेंगे और वो सुनती रहेगी? यू आर द हाइली मिस्टेकन मिस्टर दाऊदशाह। वो कोई और लड़कियाँ होंगी जो आपके पीछे भागती होंगी, मगर उसने अपने सीने पे दस्तक देते कहा, "मैं महरवेश हूँ, मेरे लिए सबसे ज़्यादा अहम मेरी इज़्ज़त है। आइंदा ये बात सोच समझ कर कीजिएगा, क्योंकि ईंट का जवाब पत्थर से देना मैं अच्छी तरह से जानती हूँ।" इसकी बातों ने दाऊदशाह को अंदर तक खाक कर डाला था। कहाँ लड़कियाँ इसे देखकर आया पड़ती थी और इसकी अपनी बीवी इसको देखना भी गवारा नहीं कर रही थी। ये बात इसको जला के राख कर गई थी। वो कोई बात सुने बगैर दरवाज़ा को हाथ मारती बाहर चली गई। 1 घंटा गुज़रने के बावजूद भी इसका गुस्सा कम न हुआ। जब अयान और रेयान इसके कमरे में दाखिल होने देखते ही इसका सारा गुस्सा भाप की तरह उड़ गया था। इसने अयान को अपनी गोद में बिठाया, जबकि रेयान बाप की टाँग के साथ लगकर सोफ़े पर बैठा था। "कैसे हैं मेरे चैम?" इसने खुशदिली से पूछा। "फ़र्स्ट क्लास।" दोनों चहक कर बोले। "आपको पता है पापा, हम दोनों का आज रिज़ल्ट था और गेस व्हाट? हमारी क्या पोज़ीशन आई?" अयान ने सस्पेंस फैलाया, मगर रेयान ने भांडा फ़ौरन ही फोड़ दिया। "पापा, हम दोनों फर्स्ट आए हैं। मम्मा ने हमें इतना अच्छा पढ़ाया था और आज मम्मा ने और हमने मिलकर पार्टी की थी। मम्मा ने केक, पिज़्ज़ा और बहुत कुछ बनाया था।" दाऊद को लम्हा लगा था समझने कि मेहर आज तैयार की हुई थी और मम्मा आपको बुलाने भी आई थी हमारे कहने पे, मगर उन्होंने कहा कि आपकी तबीयत ख़राब है तो हमने अकेले पार्टी कर ली। रेहान खिसियाकर बोला। दाऊद को एकदम शर्मिंदगी ने आँख घेरा। वो इसकी तैयारी देखकर इसको कमरे में मौजूद पाकर क्या समझ बैठा था और हकीकत क्या थी। इसने अपनी सोच पर मलाल हुआ। इसने दिल ही दिल में महर से माफ़ी मांगने की बात को सोचा। दाऊद सुबह वॉशरूम से फ्रेश होकर आया तो बेड खाली था। जहाँ रोज़ इसने इसे वॉशरूम से आने पे कपड़े तैयार मिलते थे, मगर आज खाली बेड का इसका मुँह चढ़ा रहा था। जब से महरविश आई थी इसने दाऊद की तमाम ज़िम्मेदारी अपने सर ले ली थी। वो बुझे दिल से अलमारी से अपने कपड़े निकालने लगा जो आज से पहले तक महर ही निकाल के रखती थी, मगर आज इसे खुद निकालने पड़ रहे थे। इसका मूड पूरी तरह ऑफ हो चुका था। वजह क्या थी ये खुद भी समझने से कासिर था। जब वो नीचे आए तो इसकी बेताब नज़रें महर को ढूँढने लगी, जबकि लाउंज खाली पड़ा था। वो किचन में गया तो खाली किचन से इसे मुँह चढ़ा रहा था। जहाँ आज से पहले तक महर सुबह का नाश्ता तैयार करने नजर आती, वो बाहर निकला तो दोनों बच्चे रज़िया के साथ मुँह जोड़ते हुए सीढ़ियाँ उतर रहे थे। रज़िया इन्हें नीचे लाकर नाश्ता कराने लगी, जिस पर उन्होंने 100 तरह के नखरे किए, जबकि अयान ने तो बमुश्किल दोनों वाले ही लिए थे। बच्चे भी बिगड़ता तेवरों के साथ स्कूल गए थे, जबकि दाऊद महरवेश के बंद दरवाजे को देखता रह गया। जब वो वापस आया तो तब भी घर में खामोशी छाई थी, वरना आम रूटीन में तो विश और बच्चे खिलखिलाते इधर उधर घूम रहे होते। कमरा भी आज काट खाने को दौड़ रहा था। हालांकि वो बच्चों के साथ ही रहती थी, फिर भी इसे अपने कमरे में काम करते देखने की आदत हो गई थी। ये अगले दिन की बात है जब क्या हुआ रज़िया, वो साहब जी मैडम के बगैर बच्चे बहुत तंग कर रहे, नाश्ता भी नहीं कर रहे। आप कोई माँ की तरह देखभाल तो नहीं कर सकता ना, बच्चे भी इनसे मायूस हो चुके हैं। रज़िया ने सीधा बेलफ्ज़ों में विश की अहमियत बतानी चाहिए। मेहर विश कहाँ है? वैसे इसने अपनी बेताबी छिपाते हुए अपने लहजे को सरसरी बनाते पूछा। वो साहब जी मैडम की तबीयत ख़राब थी, लेकिन उन्होंने सुबह उठकर बच्चों का नाश्ता बना दिया था और कहा कि इन्हें तंग ना किया जाए। दाऊद को एकदम परेशानी आ घेरा, मगर अपनी हालत को किसी पर ज़ाहिर ना किया। बच्चों को भी वो मुश्किल ही स्कूल छोड़कर आया था, जिन्होंने मम्मा की रट लगाई थी। अब महर कम ही इसके सामने जाती थी। दाऊद को ये बात खलती थी, अब बच्चों के साथ भी वो कमी पाई जाती थी। बच्चे इसकी बेतुजी की वजह से कँबला कर रह गए थे। दाऊद अलग परेशान था। अयान कल से तेज़ बुखार में मुब्तला था। दाऊद ने सोच लिया था कि वो विश से माफ़ी माँग लेगा। अभी वो अयान के पास बैठे इस वक़्त वश के पास जाने की बारे में सोच रहा था, ताकि वो बच्चों से इसकी वजह से गाफ़िल ना हो। इससे पहले कि वो उठता, महविश नंगे पाँव भागती हुई कमरे में दाखिल हुई और अयान की तरफ लपकी और दीवानावार अयान को चूमने लगी। अयान भी माँ का लफ्ज़ महसूस करता नीम व आँखों से महविश को देखते माँ
करता इसके गले से लगकर रोने लगा। चुप हो जाए मेरा बेटा, मम्मा आ गई है ना। इसने इसका माथा प्यार से चूमते कहा और वो खुद भी पूरी तरह रो रही थी। मम्मा दर्द हो रहा है, अयान ने रोते हुए कहा। कहा मेरी जान, इसने अयान का हाथ चूमते कहा। मम्मा बहुत गंदी है, अपने बच्चों से दूर रही हैं। सॉरी बेटा, मम्मा आइंदा आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। एक यही तो बच्चे सहारा था। इसका आवाज़ की जाने के बाद उन्होंने इसे दिल से चाहा था और दिल से मोहब्बत दी थी, और वो अपनी अना में कैसे इन्हें नज़रअंदाज कर बैठी थी। इसने खुद को कोसा। इसने रोते हुए अयान को सीने में भेजते कहा और अयान भी दौड़ते हुए इस तक आया तो विश ने इसे भी सीने में बीस लिया। ये तो कुल असासा था इसका। दाऊद इन तीनों की हालत देखकर शर्मिंदगी से सर झुका गया। वो खुद भी इन तीनों का मुजरिम गर्दान रहा था। इसकी वजह से आज तीनों जो एक दूसरे पे थोड़े ही अरसे में जान छिड़कने लगते हुए एक दूसरे की दूरी पे कमला कर रहते थे। सॉरी मैं इस दिन के लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैंने तुम्हारे बच्चों से मोहब्बत पर शक किया। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। ये कहते हुए कमरे से निकल गया और विश इस दरवाजे को देखने लगी जहाँ से वो निकला था। कुछ दिन बाद आज शाम पार्टी है, तैयार है ना, हमें साथ जाना है। सुबह नाश्ते की मेज़ पर दाऊद ने मेहर विश को आगाह किया। विश ने फ़कत सर हिलाकर रज़ामंदी का ज़ाहिर किया। दाऊद आजकल ज़्यादा से ज़्यादा महर से बात करने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि महर का ख़्याल इसे हर वक़्त सताता रहता है। दाऊद अपने दिल की हालत जान चुका था। वो ये भी तस्लीम कर चुका था कि इसे विश से मोहब्बत है, मगर इसका इज़हार वो भी तक कर ना पाया था। शाम को जब वो ऑफ़िस से लौटा तो रूम में फ्रेश होने चला गया। तैयार होकर इसने विश को कॉल करके बाहर आने का कहा और ख़ुद लाउंज में इसका इंतज़ार करने लगा। हील की टिक-टिक ने इसकी तवज्जो अपनी तरफ मबज़ूल करवाई तो वो पीछे पलटा, जहाँ महर विश तमाम तर हर्ष और सामानिया समेत इसके दिल पे बिजली गिराती हुई आ रही थी। इसने पैरों को जूता सफ़ेद रंग का फ्रॉक ज़ेब तन किया था और बालों को कमर पर कुल्ला छोड़ा रखा था, जबकि सीने पर दुपट्टा फैलाकर रख लिया था। वो नेचुरल मेकअप में इसका चैन लूट चुकी थी। चले महविश ने दाऊद को शाह की वल्हाना नज़रों से बचने के लिए गला खंगार कर चलने को कहा। इसके जज़्बात इसकी आंखों से साफ महविश पे ज़ाहिर हो रहे थे, जिसे वो अभी तक समझना नहीं चाहती थी। दाऊद जो मुँह खोले जब तक इसकी खूबसूरती में खोया था, इसकी आवाज़ पे होश में आया और खजल होते हुए फटाफट सर खुजाते हुए इसने चलने का कहा। गाड़ी में भी तमाम रास्ते दाऊद की नज़र महर का ही ताक कर रही थी, जिससे महर का मुँह सुर्ख हो पड़ा था। कितने खिंचोरे हैं, कब से ताड़ रहे हैं। महर दिल में सिंचाई से किनकियों से देखा। आखिर कब तक पहुँचेंगे हम? आखिर उसने दाऊद की एक्स-रे करती वरहाना नज़रों से ख़ाइफ़ होते कहा। वो जो इसे देख के इसके साथ वक़्त बताने को स्लो ड्राइव कर रहा था, इसकी बात पे चौंक कर देखता गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। थोड़ी देर में वो पार्टी में पहुँच चुके थे। पार्टी अपने अरूज पे थे। रंग-बिरंगी लड़कियाँ नाज़ेबा लिबास में लड़कों की बाहों में बाहें डाले इधर-उधर घूम रही थी। महर को एकदम कोफ्त होने लगी। इनके अंदर आते ही फ़ोटोग्राफ़र्स का जम ख़बीर इनकी तरफ लपका और इन्हें घेरे में लेते हुए इनकी कटाकट तस्वीरें खींचने लगा। मैं तो इस अवतार पे बौखला ही गई थी। कहाँ देखी थी इसे इसने इतनी गैदरिंग। इसने घबराते हुए दाऊद का बाजू थाम लिया। महर का यूँ हिफ़ाज़त के दाऊद का बाजू पकड़ना दाऊद के दिल के तार छिड़ गया था, जबकि किसी की आँखों में नफ़रत और जलन की चिंगारियाँ भर गया था। दाऊद इसे अपने महफूज़ हल्के में लिए एक साइड पे ले जहाँ रश कम था। तुम ठीक हो? दाऊद ने दरियाफ़्त किया। इसने अपने महफूज़ हल्के में लिए एक साइड पे लिया जहाँ रश कम था। तुम ठीक हो? दाऊद ने दरियाफ़्त किया। विस्म ने हाँ में सर हिलाया। तभी दाऊद को कोई जानने वाला मिल गया तो उनसे बातें करता दूर निकल गया, जबकि महविश ताई नज़रों से पार्टी में मौजूद यहाँ-वहाँ फिरती नाज़ीबा लिबास में मौजूद लड़कियों को देख रही थी, जबकि कोई इसके पास खंगारा। इसने मुड़कर देखा तो शम्स जो क़ायर रहमा की कमर में हाथ डाले इसे अपनी मुतवज्जा कर रहा था, जबकि साथ चंद और भी जोड़े थे। महविश ने इसको मुस्कुरा के सलाम करते इनको शर्मिंदा किया, जिसके जवाब में उन्होंने अपनी शर्मिंदगी बिठाते सलाम का जवाब दिया। तो आप हैं वो कोहिनूर जिसे दाऊद ने हम सबसे छुपा रखा था। शम्स ने इसे ऊपर से नीचे तक देखते कहा, जबकि रायमा की आंखों में साफ हकारत और नफरत नजर आ रही थी। रायमा को तो देखते ही पहचान गई थी, क्योंकि इसकी तस्वीर इसने देख रखी थी। जी मैं ही हूँ दाऊद की वाइफ। जहाँ तक बात छुपा छुपा के रखने की, तो मुझे गैदरिंग्स में शामिल होना पसंद नहीं। इसने लटमार अंदाज में कहा। ओ आई सी, मानना पड़ेगा इसकी चॉइस है बड़ी अच्छी, लेकिन आप हैं मज़हबी टाइप। शम्स ने फिर भी बेबाक नज़रों से देखते हुए महर के दुपट्टे की तरफ इशारा किया। महर को इसकी बात पर तप चढ़ी। फॉर यू काइंड नो इन्फो मिस्टर एक्स वाई जेड, मेरे शौहर को मैं हर हाल में पसंद हूँ, चाहे दुपट्टे में ही क्यों ना हो, और मेरी सारी खूबसूरती मेरे महरम के लिए ही है ना। तो ना मुझे अपनी आपकी बीवी जैसी शौक है, आधा नंगा आधा घूमने का। एंड यू डू नो दैट बगैर ढकी चीज़ पे कीड़े तो आएंगे ना। इसने रायमा और शम्स को तनफीद का निशाना बनाते हुए कहा। तो रायमा झल भुन गई, जबकि शम्स इसकी हाजिर जवाबी से मुतासिर हुआ। पसंद, और तुम वो भी उदाउशा की नेवर, वो तुम्हें अपने डिसेबल बच्चों की
खाया बनाकर लाया होगा ज़रूर। पीछे से आते दाऊद ने जब अपने बच्चे के बारे में ऐसे अल्फाज सुने तो गुस्से से मुठ्ठियाँ भींच कर रह गया। इससे पहले कि वो आगे आकर राइमा का मुँह तोड़ता, महविश बोली, मज़े की बात पता है क्या है? मैं जब भी इन बच्चों को देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि कितनी घटिया होगी वो औरत जो चंद पैसों ऐश-वैश के लिए अपने बच्चों को छोड़ गई और आज मैं इस घटिया और थर्ड क्लास औरत के सामने खड़ी हूँ जिसका ना तो मुँह अच्छा है, ना ही किरदार। अच्छा ही हुआ जो तुमने इन्हें छोड़ दिया। इस बहाने मुझे 2 प्यार करने वाले फरिश्ते जैसे बच्चे मिले और मुझे फ़ख्र है मेरे बेटों पर। लेट मी क्लियर यू कैन वन थिंग्स रूमा, अगर आइंदा मेरे बच्चे के बारे में ऐसे अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए तो जिस मुँह पर तुम्हें इतना गुरूर है ना, इसे तोड़ने में 1 मिनट नहीं लगाऊँगी। एंड आई मीन इट, विश ने एक-एक लफ्ज़ चबाते राइमा को अपने अल्फाज से ऐसे बोल्ड ऑफ किया कि सारे के सारे हैरान रह गए, जबकि बाकी कपल्स भी राइमा को हक़ारत से देखने लगे। वो लोग जैसे भी थे मगर अपने बच्चों के थे वो भी कदर करते थे क्योंकि औलाद एक नेमत है। जबकि पीछे से आने वाली आवाज़ पे सब चौंके। आई होप आप सबने मेरी वाइफ़ से मिल लिया होगा। चलें डियर, दाऊद ने मेहर की कमर में हाथ डाला तो निकलता चला गया। आगे जाके दाऊद को कोई वाकिफ़ मिल गया जिसकी वजह से थोड़ा दूर निकल गया, जबकि मेहर बोर होने लगी। अस्सलाम वालेकुम भाभी। पीछे से आने वाली आवाज़ से पलटी तो देखा वाज का दोस्त आराम खड़ा इसे सलाम कर रहा था। वालेकुम सलाम, विश ने सर खम करते हुए सलाम का जवाब दिया। वहाज का सुनकर बहुत दुखा, वैसे आप यहाँ क्या कर रही हैं? इसने वहाज का अफसोस करते साथ साथ इसकी आमद की वजह दरियाफ्त की, क्योंकि जहाँ तक जानता था वहाज की फैमिली तो बहुत कंजर्वेटिव थी। मेरी शादी हो चुकी है, मैंने कुछ हिचकिचाहट से बताया। ओ आई सी, मैं अभी आपको अपनी वाइफ रमशा से मिलवाता हूँ, यही होगी वो। इसने इधर नज़र घुमाकर अपनी बीवी को ढूंढना चाहा। खैर भाई के साथ हमारे घर का चक्कर ज़रूर लगाएगा, श्योर, इसने तकल्लुफ़न मुस्कुराते कहा। जब भी दाऊद वापस आया और महरविश को एक लड़के से बात करते देखा, चाची ने उसे देखकर पूछा, ये कौन है? दाऊद ने इसे खशमीश आंखों से देखते हुए कहा, ये मेरे कज़न के दोस्त है। महर को वाइफ को शौहर कहना अच्छा न लगा, तभी कज़न कहकर हवाला दिया क्योंकि वो इसके तासुरात से जान गई थी कि इसे महर का अरम से बातचीत करना पसंद नहीं। इसे तकल्लुफ़न भी अरम के हाथ मिलाना ज़रूरी न समझा। महविश ने इसे खुदाफिज कहते हुए वहाँ से दाऊद के साथ हट गए, कहीं वो बेचारे अरम की हजामत ना कर दे, क्योंकि इसके खतरनाक तासुरात से तो यही लग रहा था। 2-4 लोगों से बातों के बाद वो लोग घर के लिए निकल गए, जबकि शम्स की कमीनगी गैज़ आँखों ने दूर तक महर का पीछा किया। वो क्या कह रहा था तुमसे? मैंने ने दाऊद की आवाज़ में सख्ती महसूस करते चौंक कर इसको देखा। कौन? वही लड़का, दाऊद शर्माते हुए बोला तो मैं टटकी थी इसके शकी अंदाज पर। क्या मैंने आपसे पूछा कि आप रायमा से आज क्या बात कर रहे थे? नहीं ना, तो आप भी मुझसे पूछने का कोई हक नहीं रखते। महरविश ने उसको शकी लहजे ने दुख को बचाया था, तभी अपने आंसू का गला घोटती सख्ती से बोली। दाऊद को इसका ये अंदाज सर पर आँख की तरह लगा था। व्हाट डू यू मीन? हक नहीं रखता? बीवी हो तुम मेरी, अपनी हर बात की मेरी आगे जवाब दे भी हो, मत भूलो। दाऊद ने इसको देखते हुए सलगते लहजे में कहा, हूँ बीवी तो आप मुझे मानते ही नहीं हैं। अपना आप अब अपने मतलब की बात जानने के लिए फ़र्श से अर्श पे बिठा रहे हैं, फिर मतलब पूरा हुआ तो अर्श से फ़र्श पे पटकेंगे। मैं आपको देर ही कहाँ लगती है, ये बात तो आप ही के साथ रहते जान ही गई हूँ मैं। मैंने तिरछी नज़रों से इसे देखते सर झटकते कहा, तो दाऊद की आखिर हुई थी, तुम बता रही हो या नहीं? दाऊद ने आखिरी बार ठठरते लहजे में पूछा। नहीं, महर की ज़िद पर इसने तमाम ज़ब्त के पहलू छोड़ते गाड़ी सुनसान सड़क पे ही रोककर धारते हुए कहा, उतरो। इसकी धाड़ के अजीब से मुतालबे पर वो भी 2 पल को दहल कर रह गई। दाऊद, इसने कँपकँपाते हुए कहा। दाऊद से सीट बेल्ट खींच के उतरा और गेट का दरवाज़ा ठा की आवाज़ से बंद करता हुआ बाहर निकलकर महक को कार से घसीटता हुआ बाहर निकाला। दाऊद, ये क्या कर रहा है? आप छोड़ें मुझे। मैंने ने इससे अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश करते कहा, जो वो तोड़ देने के दर पर था। जब तक तुम मुझे जवाब नहीं देती यहीं खड़ी रहो, मेरे पीछे मत आना। वो सद लहजे में कहकर इसे झटकता गाड़ी में जा बैठा, जो इसे धक्के से कंकड़ और मिट्टी से अटी ज़मीन पर गिरी थी। हथेलियाँ छिल जाने पर लग भींच के इसे दर्द बर्दाश्त करने लगी। सफ़ेद फ्रॉक मिट्टी से ख़राब हो चुका था, जबकि कहीं-कहीं से घसीट लगने की बायस फट चुका था। चौंकी तो वो तब जब दाऊद ने गाड़ी स्टार्ट की। वो फ़ौरन हड़बड़ाकर उठी और कार का बंद शीशा खटखटाने लगी। दाऊद प्लीज़ दरवाज़ा खोलें, ऐसे मत करें, रात के इस पहर में कहाँ जाऊँगी? महर रोते हुए बोली तो दाऊद ने सर आँखों उस पे गाड़ते हुए कहा, तुम जवाब देने का सोचो और जब सोच लो तो मुझे कॉल कर देना, मैं आ जाऊँगा। वो सफ़ाकी से कहते हुए महर को इस वक़्त कोई जल्लाद लगा था। टायर चरचराने की आवाज़ पे वो गाड़ी के पीछे भागी। दाऊद, खुदा रहम करे मुझ पर, मैं बीवी हूँ मैं आपकी और आप मुझे अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हैं? कुछ तो इस रिश्ते का ख़्याल करें। वो गाड़ी के पीछे भागते रोते हुए इससे भीख माँगती कोई पागल लग रही थी और दाऊद इसकी इस बात पर भी कान लपटे इसे नज़रअंदाज किए गाड़ी की स्पीड बढ़ाता धुआँ उड़ाता वहाँ से जा चुका था। पीछे वो लड़खड़ाकर गिरी थी और किस्मत इसकी सितम ज़िरफ़ी पर ऊँचा-ऊँचा चीख कर रोने लगी। कौन था इसका दुनिया में जो इसकी मदद करता? कोई भी तो नहीं था। पहले वो आज फिर अपने माँ-बाप के जाने के बाद वो बिल्कुल तन्हा ही तो रह गई थी। कौन था जो इसको थामता? वो आज बहुत बुरे हो तुम ना छोड़ गए मुझे इस ज़ालिम दुनिया में, काश साथ ही ले जाते। प्लीज़ मुझे अपने पास बुला लो। चीख-चीख कर वो आज को पुकारती कोई दीवानी लग रही थी। बहुत बुरा हाल किया था इसने, इस बेदर्द दुनिया ने इस मासूम लड़की का।
सच कहते हैं ऐसा गुस्सा अकल को खा जाता है। यही दाऊद शाह के साथ भी हुआ था। अरहम के साथ विश को खड़ा देखकर इसका दिल जलकर कोयला होता। इस बात से बात करते वक्त तो मैडम के मिजाज नहीं मिलते और इस लड़के से मुस्कुराकर बात करता देखकर इसका दिल किया उसको अच्छा सबक सिखाए। वो गुस्से में अपनी बीवी को जैसे मनाने के चक्करों में था। अपनी अना की वजह से तना रात के तारीख पहर में सुनसान जगह पे बेयार और मददगार छोड़ आया था। रायमा ने इसे ऐसा धोखा दिया था कि वो किसी पर एतबार करने के लायक नहीं रहा था। जब एक माँ अपने सगे बच्चे को दौलत के लिए ऐश और इशरत के लिए छोड़ सकती तो मेहर क्यों नहीं। क्या था वो इसकी बात का जवाब दे देती। ये सोचती है दाऊद शाह की, मगर वो ये भूल बैठा था कि हर लड़की रायमा जैसी नहीं होती। ये एक इज्जतदार लड़की कभी भी अपनी इज्जत पर शक बर्दाश्त नहीं करती और यही बात दाऊद शाह समझने से कासिर था। तेज़ ड्राइविंग करता वो घर पहुंचा था जब इसे ख्याल है कि ये इतना अच्छा नहीं किया, मुझे वापस जाना चाहिए इसे लेने। इससे पहले कि वो गाड़ी रिवर्स करता है इसकी सेक्रेटरी कॉलेज जिसे सुनने में मसरूफ़ हो गया। हाँ हेलो हाँ जुनैद बोलो। हाँ अब्बास, किसी ने हमारे रिसेंट प्रोजेक्ट की फ़ाइल चुरा ली है, हमें लाखों का नुकसान हो गया है। इसकी बात सुनकर दाऊद भी परेशान हो बैठा था। ये तुम क्या कह रहे हो जुनैद, वो फ़ाइल किसके पास थी? तुम इतनी बड़ी कोताही कैसे कर सकते हो? वो गुस्से से चीखकर गाड़ी से उतरा और तेज़ कदमों से घर में दाखिल होते हुए स्टडी रूम में चला गया। वो भूल चुका था कि इसकी बीवी इसके इंतज़ार में रात के इस पहर अपनी इज़्ज़त बच जाने की दुआ कर रही है। मगर इसे याद ही कहा था, वो तो मऊत अपनी बिज़नेस की दुनिया में। लगातार 3 घंटे की मगजमारी के बाद दाऊद को याद आया कि वो फ़ाइल तो वो आज ही ले जाना ही भूल गया था, जो इसके लॉकर में मौजूद थी, जो ऑफ़िस में थी, वो तो उसकी कॉपी थी। इसने शुक्र का साँस लिया। जुनैद को इस क्लिप का पकड़ने का कर जिसने फ़ाइल चुराई थी, फ़ोन बंद कर दिया और अपनी टाई ढीली करते इसने लॉन्च का रुख किया, जहाँ रेहान इसे हैरत से देख रहा था। डैड आप यहाँ हैं तो मम्मा कहाँ हैं? मैंने पूरा घर ढूँढ लिया मगर वो कहीं नहीं है। रेहान के गुस्से भरे सवाल पर दाऊद शाह को लगा पूरे घर की छत धड़ इसके सर पर आ गिरी है। वो बिज़नेस के चक्कर में भूल ही बैठा था कि वो अपनी इज़्ज़त को रात की तन्हाई में पीच सड़क पर तना छोड़ आया था। इसका दिल किया वो अपने आप को गोली से उड़ा दे। बेटा मैं मम्मा को अभी ले आऊँगा। वो ऐन को कहता फ़ौरन बाहर को भागा। घड़ी रात के 2 बजा रही थी लेकिन दाऊद शाह के मुँह पर 12 बजने वाले थे। वो खट-खट कर रोती आवाज़ को पुकार रही थी जब 2 मंजिले लड़के वहाँ से इसे सड़क पे तना देकर सीटी बजाने लगे। वाह! क्या मस्त माल है, क्या चीज़ बनाई है खुदा ने। एक लड़का इसने इसे एक्स-रे करती आँखों से ऊपर से नीचे तक देखता हुआ बोला, जिसमें मेहर की सिसकियाँ हलक में दम तोड़ चुकी थीं। वो घबरा कर उठी और भागने लगी जब दूसरे ने फुर्ती से इसका बाजू पकड़ते इसे सीने से लगाया। कहाँ चली बुलबुल, ज़रा हमें भी तो खुद को चखने का मौका फराहम करो। इसने बड़ी लालची अंदाज़ में इसके मुँह पे उँगलियाँ फेरते कहा तो महविश ने कराह से मुँह झटका और उन दोनों की जंगल से निकलने की तक करने करने लगी। सही कहा बॉस, बहुत दिन बाद कोई रसमलाई चखने का मौका मिला है, फ़ौरन शुरुआत करो। दूसरे ने अपने होठों पे ज़बान फेर कर कहा तो महर का शिद्दत से मर जाने का दिल किया। काश दाऊद इसे यहाँ छोड़कर ना जाता, क्योंकि अब तो महर दाऊद को मरते दम तक माफ़ ना करने वाली थी। पहले तो इसकी हाँ में हाँ मिलाते इसका दुपट्टा खींचकर उतारा, जिससे इसकी गर्दन पर अच्छी खासी खराशें पड़ चुकी थी, जिसमें से खून रसने लगा था, जो इसकी सुर्ख सफ़ेद रंगत को और चार-चाँद लगा रहा था। दोनों वैश्यों ने मिलकर इसे ज़बरदस्ती से वहाँ ज़मीन पर लेटाया। पहला बेमुकरा चेहरा लिया, इसके बालों पर छुपा, लबों पर झुका। जब महविश ने दिल दहलाने वाली चीख मारी थी, जिस पे पता नहीं कितना कर दुःख और आएँ सिमटी थी, किस्मत उदासी ये मंज़र देख रही थी। दाऊद रश को ड्राइविंग करते हुए वहाँ पहुँचा था जब जहाँ इसने महविश को छोड़ा था। वो गाड़ी रोका अफरा-तफरी में बाहर निकला। यहाँ-वहाँ देखने पर इसे महर कहीं न दिखी थी, बल्कि चारों तरफ सन्नाटा था। महविश इसकी ऊँची आवाज़ चीखने पर इसकी आवाज़ सुनसान इलाके में गूँजकर इस तक वापस आ गई थी, मगर महर कहीं नहीं थी। दाऊद शाह का एकदम दिल हौलने लगा। महर इसने होठों के गिर्द हाथों का हल्का बनाकर और ऊँची आवाज़ में उसे पुकारा, मगर वहाँ महविश होती तो इसे जवाब देती ना। वो पागलों की तरह यहाँ-वहाँ इसे ढूँढने लगा, यहाँ तक कि दोनों तरफ में आगे जाकर भी देखकर आया, मगर रात के इस पहर जानवर और शरारत की आवाज़ों के अलावा इसे कुछ न मिला। वो शिकस्ता कदमों से वापस लौट आया और घुटनों के बल गिरा। नदामत के आंसू उसके चेहरे पे भिगोने लगे थे। क्यों आता है इसे इतना गुस्सा? इसने शिद्दत से अपने हाथ को ज़मीन पे मारा कि कंकर और बिजली के धंसने से खून बरसने लगा। क्योंकि इसने इस पर शक, वो राइमा जैसी तो न थी, बल्कि इसके बच्चों को राइमा से बढ़कर प्यार करती थी, सीने से लगा कर रखती थी। अब वो घर जाकर बच्चों को क्या जवाब देगा, जो खुद ही इसकी गुमशुदगी का सबब था। जैसे ही वो उठने लगा, इसकी नज़र वहाँ गिरे हुए महविश के फ़ोन पर गई। ऐसा लग रहा था किसी ने जानबूझकर तोड़ा हो। वो पागल हो बैठा था, कहीं इसके साथ कुछ हुआ तो नहीं गया। इस ख़्याल ने इसकी रूह कब्ज़ कर ली थी। वो फ़ौरन गाड़ी दौड़ता पुलिस स्टेशन जब पहुँचा और इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। दूसरी तरफ महविश एक कमरे में आराम कर रही थी, हाथ पर पट्टी बंधी थी, जबकि गले की खराशों पे दवाई लगाई गई थी। वो मुरझाई आँखों से एक जानिब देखे, एक टक यही सोची आखिर अरहम ना आता तो इसका क्या होता। इसने इस दिन के इस बारे में सोचा जब इस मुखरी शक्ल वाले लड़के ने इसे गंदी नियत से छूने की कोशिश की थी। अरहम जो अपनी बीवी के साथ घर लौट रहा था, निस्वानी चीख पर गाड़ी रोकता, फ़ौरन मामले की तह तक पहुँचता। वह उसको बचाने पर लपका था, जबकि वो दोनों एक लड़के से देखकर भाग गए थे। रमशा भाभी को रमशा भाभी को अंदर
लेकर जाओ। अरम ने इसकी हालत से नज़रें चुराते अपनी बीवी रमशा को कहा, जो फ़ौरन दौड़कर इसका दुपट्टा लाई और इस पे उड़ाकर इसे गाड़ी में बिठाने लगी। अरम या इसकी बीवी ने इससे कोई सवाल ना किया था, लगता था वो सब वो समझ चुके थे। तभी अक्लमंदी का मुज़ाहरा करते हुए खामोश रहे और महरविश को अपने घर ले आए। 2 दिन से वो यहाँ मक़ूम थी, ना ही इसने दाऊद को कॉल की थी, ना ही अपने घर को की थी। खैर दाऊद का नंबर भी इन्हें भी नहीं था इसके पास। अपने घर जाकर वो अपनी भाभी से तमाशा नहीं बनवाना चाहती थी, सो यहीं रही। वो जानती थी दाऊद उसे ढूँढने के लिए पागल हो रहा होगा, मगर वो भी चुपकर दरवाज़ा रखकर बैठी रही। वो इसको इस इज़्ज़त से दो चार करना चाहती थी, जो इस लम्हे इसने 100-100 बार मरकर सही थी। वो इस डर से वाकिफ़ कराना चाहती थी जिससे वो अनजान था। क्या इसने महर की इज़्ज़त को इतना अर्ज़ा समझा था कि वो वहीं छोड़ गया? इसने खुद की हालत कौन-सा ठीक थी जब आराम और हमेशा इसे घर लाए थे। इसे सख्ता हो चुका था और वो बेहोश हो चुकी थी। डॉक्टर ने बताया था कि वो ज़हनी अज़ियत से दो-चार है, जबकि दिमाग को बहुत बड़ा सदमा पहुँचा है। ये 2 दिन रंजना ने हर वक़्त महर के साथ रहकर गुज़ारे थे और इन दोनों दिनों में वो एक-दूसरे के बेहद करीब आ चुकी थी। महर सोच सकती थी वो घर तक जाएगी। इसने दाऊद को तो नहीं, खैर अपने इन 2 बच्चों की परवाह थी जिनका इसके बगैर गुज़ारा नहीं था। अब वो सोच चुकी थी कि इसे क्या करना है। इन 2 दिनों में दाऊद शाह की हालत उजड़ चुकी थी। महरविश को हर जगह तलाश करते-करते आसमान निगल गया था या ज़मीन खा गई थी। इसे जो आप मेरी बीवी को ढूँढ नहीं पा रहे, आपकी ये वर्दी किस काम की जब आप किसी को बाज़याब नहीं करवा सकते। दाऊद शाह ने सर लहजे में पुलिस इंस्पेक्टर से कहा, जिन्हें इसका लहजा एक आँख ना भाया। माफ़ कीजिएगा दाऊद साहब, अगर अपनी इज़्ज़त और बीवी की इतनी परवाह थी तो इन्हें रात के पहर आप सुनसान जगह पर छोड़कर ही क्यों आए और अब लगे हैं आप हम पर हुकुम चलाने। इसने कड़वे लहजे में कहा, जबकि बात तो सच ही थी। दाऊद शाह ने इसके नखुत भरे लहजे में सच बयान करने पर ज़ब्त से मुठ्ठियाँ भेजी थी। डैड मुझे मेरी मॉम चाहिए, कहीं छोड़ आए हैं आप इन्हें, ढूँढ कर लाएँ वरना मैं आपसे बात नहीं करूँगा। ऐन ने रोते हुए गुस्से से कहा, जबकि दाऊद लब मींच कर रह गया। आगे क्या कम परेशानी थी जो माँ के चमचे भी आ गए थे। अंदर जाओ दोनों फ़ौरन, कोई मुझे बाहर नज़र ना आए। इसने इन दोनों को डाँटते हुए कहा। रियान ने इसे घूर कर देखा। अगर आप हमारी मॉम को ढूँढ कर नहीं लाए तो मैं खुद इन्हें ढूँढने चला जाऊँगा, क्योंकि वो हमारी मॉम है और हमसे बहुत प्यार करती हैं, आपसे भी ज़्यादा। रेहान ने माँ से सख्ती से दाऊद शाह को बुला और रोते हुए अयान को अंदर कमरे में ले गया। पीछे वो अपने चटांग भर के बच्चे के तेवर देखकर शिस्त रह गया, जो अपनी माँ के लिए अपने बाप को हुई आँखें दिखा रहा था, जबकि बच्चों के इस अंदाज पे पुलिस वाले भी नीचे मुँह किए दबी-दबी हँस दिए। आज तीसरा दिन नमशा खुद ही महर को इसके घर छोड़ने आई थी। महर को अंदर आता देखकर दाऊद फ़ौरन इसके पास आया, जो अभी पुलिस स्टेशन से ही जा रहा था। महर कैसी हो तुम, कहाँ थी और ये क्या हुआ तुम्हें? पता भी है कितना परेशान था मैं, इसने शुरू में फ़िक्रमंद लहजे में कहते आखिर पे गुस्से से झंझोड़ते कहा। तो नमशा कड़े तेवर से देखने लगी। वाह भई, पहले खुद बीवी को सुनसान छोड़कर आए, जगह पर छोड़ा, फिर अच्छे बनने का नाटक भी कर रहे हैं क्या? खूब, रमशा ने तंज़िया कहा। तो दाऊद शाह सख्त लहजे में बोले, शट अप! ये अब अपना आरोप किसी और पर झाड़ना। पता भी है कि अगर हम वक़्त पर ना पहुँचे तो महर अपनी इज़्ज़त गँवा चुकी होती। कितनी तकलीफ़ में थी वो, मगर अफ़सोस वहाँ इसकी इज़्ज़त का सौ कॉल रखवाला ही नहीं था जो इसकी इज़्ज़त की हिफ़ाज़त कर पाता। मगर ये सब आप जैसे मर्दों की ही बदौलत है। इसने फिर बगैर लिहाज़ के दाऊद को सुनाते कहा, जो दंग नज़रों से महर को देख रहा था, जो सुर्ख़ आँखों से यकटके ज़मीन को घूरे जा रही थी। अब भटके रास्ते से इसको रास्ते से हटाकर रमशा ने महर को इसके अलहदा कमरे में पहुँचाया और इससे फिर मिलने का वादा करती चली गई। दाऊद भी इख़लाक़न इसे दरवाज़े तक छोड़ने आया था। दिल तो नहीं था जितनी इस लड़की ने इसे बेइज़्ज़ती की थी, मगर इसका एहसान था कि इसने दाऊद शाह की इज़्ज़त की हिफ़ाज़त की थी। जैसे ही वो तेज़ कदमों से विश के कमरे में आने लगा, इसने दाऊद शाह के मुँह पर दरवाज़ा ठा करके बंद किया, जो इसकी नाक पर और अना पर बड़ी ज़ोर से लगा था और वो बिलबिला कर रह गई थी। कुछ घंटे को सफ़र करने के बाद दाऊद इसके कमरे की तरफ बढ़ा। दाऊद ने इसे तब तक तना तो छोड़ दिया था, मगर अब इसकी बस हो चुकी थी। वो उसके कमरे के बाहर खड़ा दरवाज़ा पीट रहा था। दरवाज़ा खोलो महर, ये क्या बदतमीज़ी है? बजाय अपनी खैरियत बताने के तुम यूँ एटीट्यूड दिखा रही हो। ये सब तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है। अगर तुम तब जवाब दे देती तो ये नौबत ना आती। क्या था अगर एक फ़ोन कॉल कर देती तुम्हें, तो तुम्हारी अनाज़ी से पीछे सब जाएँ भाड़ में। दाऊद को गुस्सा किसी तौर पे कम नहीं हो रहा था। इससे महविश का ये अंदाज़ हज़म नहीं हो रहा था। दाऊद खुद पे भूल रहा था कि इसकी इस हालत का ज़िम्मेदार भी वो खुद ही तो था, जिसे वो देखना नहीं चाहता था। महज जो दरवाज़ा खोलने का इरादा रखती थी, दाऊद की इतनी तल्ख़ और इल्ज़ाम तशी वाली बातों पे इसका हाथ पहलू में गिरा और वो दोबारा बेड पर आकर बैठ गई। दाऊद की मुसलसल एक ही तकरार पे इसका सर दर्द से फटने लगा था। वो जिसकी हालत पहले ही ठीक न थी, दाऊद की बातों ने रही सही कसर भी पूरी कर दी थी, जिससे वो एकदम होश खोती बेड पे गिर गई। बच्चे जिनको स्कूल से आने के बाद पता चलता कि महर आ गई, फ़ौरन इसके रूम की तरफ को लपके, मामा मामा दरवाज़ा खोलें। अयान ने अपने नन्हे हाथों से दरवाज़ा खटखटाते कहा, मम्मा हमें आपसे मिलना है, जल्दी बाहर आइए। रेहान भी फ़ौरन बोला। दोनों की बेताबी का ये आलम था कि दरवाज़ा तोड़कर अंदर ही पहुँच जाते। बच्चों को यूँ 10 मिनट से ज़्यादा दरवाज़ा बजाते देखकर इसका सब्र का पैमाना लबरेज़ हुआ था और वो तेज़ी से इनकी तरफ आया और ज़ोर से दरवाज़ा बजाया। महरवश, अगर तुम मेरे 3 घंटे गिनने पर बाहर ना आई तो मैं ये दरवाज़ा तोड़ दूँगा और फिर जो हाल तुम्हारा
होगा, इससे मैं खुद भी अनजान हूँ। एंड यू नाउ वेरी वेल आई मीन इट। दाऊद ने सर लहजे में कहा तो दोनों बच्चे डर कर पीछे हुए। 1 2 3 जब 3 गिनने पर इसे ने दरवाज़ा ना खोला तो दाऊद ने दरवाजे पर मुक्का मारा था। बुआ बुआ फ़ौरन इस कमरे की कीस लाएँ। इसके धाड़ने पर बुआ फ़ौरन 2 मिनट में चाबी ले आई। वो दिल ही दिल में इसकी दुर्गत बनाने का सोच चुका था, लेकिन जब इसने लॉक में चाबी घुमाते दरवाज़ा खोला तो महरविश को बिस्तर पर अड़े तिरछे अंदाज से पड़े देखकर इसे कुछ अनहोनी का एहसास हुआ।